तो हूतियों के गढ़ पर देखिए बड़ा हमला इजराइल की तरफ से किया गया, लेकिन जरा समझ लेते हैं कि यह हमला आखिर कैसे हुआ है। देखिए इजराइल ने एयर स्ट्राइक के जरिए यमन पर हमला किया और इसका असर लाल सागर पर भी देखने को मिला है। तो इस तरीके से यह हमला हुआ है और यमन में भारी नुकसान इसलिए क्योंकि तेल डिपो पर, पावर प्लांट जो है वहां पर नुकसान हुआ है। इसके अलावा बंदरगाह भी पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। वहीं सवाल यह है कि आखिर क्यों इस हमले को अंजाम दिया गया, इजराइल की तरफ से यह स्ट्राइक क्यों की गई है। हुती ने तेल अवीव पर ड्रोन अटैक को अंजाम दिया था। ड्रोन अटैक के बाद आईडीएफ की तरफ से यह पलटवार किया गया है। पहली बार यमन की धरती पर इस तरीके की बमबारी की गई है इजराइल की तरफ से। हुती लगातार इजराइल पर एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं और इसके बाद हमास के समर्थन में हुती का तरफ से जो ड्रोन अटैक है, जो मिसाइल अटैक है, वो किए जा रहे हैं। हमास के समर्थन में करीब 8 महीनों से हुती एक के बाद एक मिसाइलें दाग रहे हैं, जिसका जवाब दिया है और अब तक हुती ने करीब 200 मिसाइलें दाग दी हैं इजराइल पर। ट्रिगर पॉइंट साबित हुआ है कहीं ना कहीं तेल अवीव पर जो अटैक किया गया हुती की तरफ से। इस ट्रिगर पॉइंट के बाद जवाबी कार्रवाई अब इजराइल की तरफ से इस एयर स्ट्राइक के तौर पर की है और कहीं ना कहीं 200 हमले जो इससे पहले एक के बाद एक मिसाइल अटैक के जरिए हुती की तरफ से किए गए, उसका करारा जवाब इजराइल की तरफ से दिया गया है, जिसने पूरी तरह से हुती के गढ़ को, हुती विद्रोहियों के गढ़ को निस्ते नाबूद यहां पर कर दिया, क्योंकि इजराइल ने पहले ही कहा था कि जो इस युद्ध के बीच आएगा उसे हम पूरी तरह से खत्म कर देंगे। तो देखिए इजराइल हमास की जो जंग है वो अब यमन तक पहुंच गई है और इजराइल ने यमन की एक बंदरगाह पर हमला किया है। अब इसी विषय पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। स्टूडियो में बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। जल्दी से मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। हमारे साथ है रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र सिंह जी, रक्षा विशेषज्ञ। हमारे साथ है रिटायर्ड मेजर जनरल वीके दत्ता जी। हमारे साथ है रिटायर्ड मेजर जनरल संजय सोई जी और हमारे साथ है रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल शैलेंद्र सिंह जी, आपके पास हम आएंगे और सवाल यही है, क्या ये जो युद्ध है, अब इस युद्ध से मिडिल ईस्ट भी उसकी चपेट में आ रहा है और उसके बाद तेल के दाम भी बढ़ेंगे? जय हिंद। आप सबको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि किसी भी तरह का मिडिल ईस्ट में अगर अपहीवल होता है तो उसका सबसे बड़ा जो रिपरकशन पूरी दुनिया में आता है वो ऑयल पर आता है, ऑयल के रेट्स पर आता है। सबसे बड़ी बात अब ये आएगी कि क्या इजराइल इस स्ट्राइक को, हुती की जो अभी उन्होंने बदले की स्ट्राइक करी है, वहाँ पर लिमिट करेगा या नहीं करेगा। मुझे लगता है अब ये हुती जो बॉल है वो अब हुती के पाले में है। क्यों? हुतीज ने पहले अटैक किया टेल अवीव पर, बदले में अटैक हो गया। अगर ये यहीं बात रुक जाती है और सिर्फ मिसाइल्स तक, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इजराइल की जो लिमिट ऑफ टॉलरेंस थी, इससे पहले भी मिसाइल्स दागे गए थे, इंटरसेप्ट हो गए, कुछ लैंड हुए, लेकिन कभी भी इजराइल ने ये नहीं किया कि हुती के नर्व सेंटर सो कॉल्ड यमन में जाकर उस पर अटैक किया जाए। ये जब ही किया है जब उनके अपने नर्व सेंटर पर, उनके अपने हार्ट पर आकर आपने टेल अवीव में अटैक कर दिया। सो ये उसके लिए टॉलरेंस ही नहीं है एज फार एज इजराइल इज कंसर्न। मैं अभी भी इजराइल की स्ट्राइक को ऑफेंसिव डिफेंस समझता हूं। इट इज नॉट टू एस्केलेट वॉर। लेकिन अब होगा क्या कि हुतीज बाज आएंगे नहीं। अगर हुतीज बाज नहीं आएंगे, क्योंकि ईरान उसको सप्लाई करता रहेगा, हिजबुल्लाह ने ऑलरेडी अब एक नया फ्रंट खोल ही रखा है। मुझे अभी भी उम्मीद है कि एक प्रॉपर फ्रंट हुतीज के साथ शायद ना खुले, क्योंकि दूरी अपने आप में एक बहुत बड़ी डेटरेंस है और रिस्ट्रिक्शन है। संजय सोई सर, अगर सिचुएशंस को हम देख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले लगातार हुती अटैक कर रहे थे और लगातार इजराइल ने इसमें पेशेंस रखा, लेकिन इजराइल ने पहले ही ये कहा था कि अगर कोई भी हमारे युद्ध के बीच में आएगा तो उस पर अटैक जो होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन सिचुएशंस में अब आगे और कितने हालात जो है और बिगड़ सकते हैं। नहीं, बिल्कुल सुमित, जैसा आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। अभी तक जैसे अभी आप बता रहे थे 200 के तकरीबन पहले हमले हो चुके हैं, लेकिन इजराइल ने अब रिएक्ट क्यों किया, ये बड़ा सवाल पैदा होता है। क्यों पहले क्यों नहीं किया? भाई मेरे हिसाब से पहले भी कर देना चाहिए था। जब आपके शिप्स पे हमले हो रहे हैं, आपके मेन लैंड पर हमले हो रहे हैं, यहाँ दो बातें निकल के आती है। एक तो तेल अवीव पर हमला होना और अमेरिका की एम्बेसी के काफ़ी पास हमला होना। दूसरी बात इनकी कैजुअलिटी होना। इस बार एक सिविलियन कैजुअलिटी हुई है जो मारा गया है, जो पहले नहीं हुई थी। इजराइल की ये हमेशा से पॉलिसी रही कि अगर इनका एक भी आदमी मारा जाता है उसका बदला लेते हैं। तो यहाँ पर अभी कहने के मैसेज हैं, दो तीन चीज़ें कि क्यों नहीं किया, ये भी बात समझने की है। एक देखिए, पहले तो गाज़ा युद्ध में बुरी तरह से फंसे हुए थे ये, उधर से हिजबुल्लाह का युद्ध चल रहा है। यहाँ पर अब इन्होंने जब हुती ने एक लिमिट क्रॉस हुई है,
तेल अवीव पर हमला हुआ है और इनकी कैजुअलिटी हुई है, तो यहाँ पर एक मैसेजिंग देना बड़ा जरूरी था इसराइल के द्वारा कि आप जो इस तरह से कार्रवाई करोगे तो उसकी पनिशमेंट बहुत हैवी रहेगी, आपको बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने उनके उस पोर्ट पर हमला किया जहाँ से लगातार वो रेड सी को डोमिनेट करते, रेड सी के ऊपर वो हमले करते थे, उनके ऑयल डिपो पर हमला किया, उनके लॉजिस्टिक बेसिस पर हमला किया। आज देखिए वहाँ पर लाइनें लगी हुई है पेट्रोल के लिए, पैनिक हो गया वहाँ पर कि अगर इसराइल के और हमले हुए तो यहाँ पर क्या होगा। यमन एक काफ़ी गरीब देश है, कोई इतना अमीर देश नहीं है, लेकिन उनकी ये फिलॉसफी चल रही है, उनकी शुरू से सोच रही है कि इसराइल को बर्बाद करो, इसराइल को धरती से मिटा दो। और यहाँ पर जो युद्ध चल रहा है उनका वो गाज़ा के समर्थन में चल रहा है, और वाकई में ये अगर तीसरा फ्रंट खुल जाता है तो इसराइल के काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ पहले हमले और बढ़ चुके हैं, गाज़ा युद्ध पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। और यहाँ पर मुझे जैसे कर्नल शैलेंद्र बता रहे थे, मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ, शायद ये अभी इस चीज़ को और एस्केलेट ना करें, एक मैसेज दे दिया अभी हूती अगर कुछ करता है उसके बाद से इसराइल फैसला लेगा। बिल्कुल, यानी कि संदेश देने की कोशिश यहां पर हुई है इजराइल की तरफ से। लेकिन यूकी देवनाथ जी ये भी जरा समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए अभी इजराइल ने 3 मोर्चों पर युद्ध जो है वो शुरू कर दिया है, गाजा से भी, लेबनान से भी और अब यमन पर भी हमला किया गया है। तो क्या इजराइल इतना सक्षम है कि तीनों मोर्चों पर वो मुकाबला कर सकता है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि नेतन्याहू इस हफ्ते अमेरिका जाने वाले हैं। उनके अमेरिका जाने की दरकार ही इसीलिए आई है कि इजराइल की अपने जो आर्म्स अम्युनिशन इंडस्ट्री है वो पूरी ताकत से 3 शिफ्ट में काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद आज की तारीख में इजराइल की एयरफोर्स अगर 100 बम गिरा रही है, मान लीजिए, उसमें से सिर्फ 30 ही इजराइल की जो आर्मामेंट इंडस्ट्री है वो बना रही है। बाकी 70 बम हर रोज अमेरिका सप्लाई कर रहा है। अमेरिका क्या कर रहा है, उसके C5A स्टारलिफ्ट, C-17 ग्लोब मास्टर, ये हर रोज या तो अमेरिका से डायरेक्ट आ रहे हैं इजराइल में और बेन-गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करते हैं, दिखता है। दूसरी चीज़ है, अमेरिकन एयरफोर्स जो है अपनी स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड को यह ऑर्डर दिया है कि यूरोप में नेटो के जितने अमेरिकन भंडार हैं, जहां पे अमेरिका ने अपने बम गोले हथियार रखे हैं उनको रूस के विरुद्ध लड़ने के लिए, वो उसको ट्रांसफर कर रहा है हर रोज इजराइल। अब नेतन्याहू जब जाएंगे तो उनको यही समझाया जाएगा कि अगर यूएस में इलेक्शन है और अगर जो बाइडेन को जीतना है, उन्हें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखाना पड़ेगा, तो वो नेतन्याहू को बोलेंगे कूल इट डाउन, कूल इट डाउन। ठीक है, मेजर जनरल वीके दत्ता जी, एक आखिरी सवाल आपसे भी ले लेते हैं। घोषित रूप से जो ईरान है वो हूतियों का साथ दे रहा है, लेकिन अब ऐसे में सऊदी का क्या स्टैंड रहेगा, क्योंकि अब तक हमने देखा है सऊदी अरब ने इजराइल का समर्थन किया है। देखिए, ऐसा है कि जो जंग लगी है वो ईरान एक मेजर मुल्क के तौर पे इजराइल के बरखिलाफ है। उसके 4 प्रॉक्सीज हैं, हमास, हिजबुल्लाह, हूती और सीरिया के अंदर जो ISIS के शिया फाइटर्स हैं। तो आप ये मान के चलें कि इजराइल 5 जगह पे जंग लड़ रहा है, ईरान, यमन, हमास, हिजबुल्लाह और सीरिया के लड़ाकों के साथ। और ये आइसोलेशन में नहीं है, ये लगातार हो रहा है। रोज़ हिजबुल्लाह की तरफ से मिसाइल्स आ रहे हैं, रोज़ हमास की तरफ से भी कोई ना कोई रेमिनेंट उसके ऊपर हमला कर जाता है, और ये हूती के मिसाइल, और फिर ईरान ने जो स्ट्राइक किया था। अभी इजराइल ने ये कैपेबिलिटी डेमोस्ट्रेट करी है कि हम 1000 किलोमीटर तक अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करके स्पेसिफिक स्ट्रेटजिक टारगेट को उड़ा सकते हैं। इसका मतलब कि हम ईरान के ऊपर भी हमला कर सकते हैं, वो उसी रेंज के अंदर आता है, रेडियस में, क्योंकि मिड एयर रिफ्यूलिंग के माध्यम से जो F-16, F-35 फाइटर्स हैं इजराइल के, उनकी ये कैपेबिलिटी बन जाती है कि वो लॉन्ग रेंज में स्ट्राइक करके रीफुल करके वापस अपनी बेस में आ पाएँ। तो अभी जहाँ तक सऊदी अरब का सवाल है, पहले अब्राहमिक अकॉर्ड के मुताबिक एक थॉ बन रहा था इजराइल और जो अरब कंट्रीज़ के बीच में। ये जो लड़ाई लगी हमास और ये जो गाज़ा का युद्ध चालू हुआ 7 अक्टूबर से, उसको उसमें अंदर दखल अंदाजी हो गई। और अभी जो अरब कंट्रीज़ हैं उनको ये समझ नहीं आ रहा कि वो न्यूट्रल रहें, इजराइल की तरफ रहें कि ईरान का इंक्लाइनेशन कहाँ जा रहा है, इंक्लाइनेशन कहाँ जा रहा है। तो मेरा मानना यह है कि वो न्यूट्रल रहना चाहेंगे, वो नहीं चाहेंगे कि किसी भी साइड की तरफदारी करें। बिल्कुल, क्योंकि जब कोलैटरल वर्ल्ड की बात है उसमें मुश्किलें कहीं ना कहीं जो है सऊदी अरब जैसी कंट्रीज की बढ़ सकती हैं, इसलिए एक न्यूट्रल स्टैंड दिखाने की बार बार कोशिश हो रही है। लेकिन इजराइल हमास की जंग अब यमन तक पहुंच गई है। इजराइल ने यमन के एक बंदरगाह पर बड़ा हमला किया है और यह बंदरगाह लाल सागर के किनारे मौजूद है। यहीं से हूती विद्रोही लाल सागर में पानी वाले जहाजों पर हमला करते हैं।